नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि हमारी सीरीज यहाँ पर चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न और मिडवल सारी की सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, और साथ में उसकी डिटेल भी आप लोगों को बताएंगे। और ये जो हमारी सीरीज है ये आने वाले जो आपका लेखपाल का एग्जाम है और यूपीपीएससी अदर जो एग्जाम्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और हिस्ट्री के साथ ही साथ हम लोग पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देखिएगा। और इसमें ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं हिस्ट्री के, तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। और ये इसी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो हमारे यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से कौन जाना जाता था। क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर निकल कर आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो समुद्रगुप्त थे इन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। और समुद्रगुप्त की माता का अगर हम नाम जानें तो समुद्रगुप्त की जो माता का नाम था वो था कुमार देवी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और भी, तो ये लोग भी आप लोग देखकर यहाँ पर चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हमारा जो व्यापार भारत के साथ रोमन साम्राज्य के साथ हुआ करता था, जो भारत का व्यापार हुआ करता था, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यापार जो रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ यहाँ पर समाप्त हो गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार जो कि प्राचीन काल से चलता आ रहा था, वो व्यापार जो है ये रोम पर हुणों के आक्रमण के साथ यहाँ पर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो संगीत के प्रति उनका जो प्रेम दर्शाते हैं वो सिक्के थे गुप्तों के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो समुद्रगुप्त थे इनके कुछ सिक्के जो थे उन पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो यानी कि समुद्रगुप्त का जो कुछ सिक्के जो उनके द्वारा जारी किए गए थे उस पर उन्हें बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो गुप्तों के जो सिक्के हुआ करते थे वो संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर भी आपका यहाँ पर समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम समुद्रगुप्त की यहाँ पर बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ है उनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह भी बन सकता है कि किसके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। जो विंसेंट स्मिथ थे इन्होंने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गुप्त काल में पूछा गया है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत के जो गुप्त राजा हुआ करते थे इन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। ठीक है, नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण जो मुद्राएं थी अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जो जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग था जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो प्रसिद्ध जो गुप्त संवत की बात करते हैं तो ये शुरू किया था 319 ईस्वी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो गुप्त संवत है 319 ईस्वी से शुरू किया गया था और यही समय समुद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो इलाहाबाद स्तंभ के जो शिलालेख हैं उसमें जो उपलब्धियां वर्णित हैं वो हैं समुद्रगुप्त की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है और इसकी जो रचना है समुद्रगुप्त के संत विग्रहिक हरिशेर ने की थी। ठीक है, इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियाँ गद्यात्मक तथा बाद की पंक्तियाँ, प्रारंभिक जो पंक्तियाँ हैं वो पद्यात्मक हैं और उसके बाद की जो पंक्तियाँ हैं वो गद्यात्मक हैं। और ये जो है संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो दोस्तों जो फायान है ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम फायान के भारत यात्रा की बात करते हैं तो यह 399 से 414 ईस्वी के बीच इसने भ्रमण किया था भारत का, और इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो दोस्तों जो पंचतंत्र की कथाएं हैं इनका जो संकलन है वो विष्णु शर्मा ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो दोस्तों जो मेघदूत के लेखक हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कालिदास जो है वो मेघदूत के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कालिदास जो हैं इनको भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, और कालिदास जो है ये गुप्तकालीन जो है कवि हुआ करते थे। और इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और मेघदूत और रघुवंश, ये कुछ इनकी जो हैं महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो इसमें कई सारे नाम दिए गए हैं जो प्राचीन काल के चिकित्सक हुआ करते थे। इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि चिकित्सक नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा चावार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जैसे कि देखिए सुश्रुत, चरक और धन्वंतरि ये प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक हुआ करते थे। और जो चावाक है ये चिकित्सक नहीं थे, बल्कि ये अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वराह मिहिर थे। वराह मिहिर कौन थे? तो दोस्तों जो वराह मिहिर थे ये थे एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये गुप्त काल के थे और गुप्त काल के ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका हैं। ठीक है, बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन मिलता है। इन्होंने बृहद जातक तथा लघु जातक की रचना भी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये निर्मित की गई थी गुप्त काल के शासन के दौरान, यानी कि आंसर नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण कार्य है ये 2वीं शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चलता रहा। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के जो चित्र हैं ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो दोस्तों जो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था अरिकमेडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अरिकमेडु जो है एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहां से रोम को जाती थी। अरिकमेडु जो कि पांडिचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए हैं। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकमेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। और अरिकमेडु की पांडिचेरी आप पांडिचेरी के नाम से भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो दोस्तों गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोल राजा था वह था राजेंद्र चोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो उस समय के राजा हुआ करते थे वो बहुत सारी पदवियाँ धारण किया करते थे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि उस समय जो है चोल राजा राजेंद्र थे इन्होंने कौन सी इनमें से पदवी धारण नहीं की थी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा त्याग समुद्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो त्याग समुद्रम की उपाधि है ये विक्रम चोल ने धारण की थी, न कि चोल राजा राजेंद्र ने धारण की थी। ठीक है, बेग शेष सारी की जो पदवी है गंगेकोंड, मुड़ीकोंडा, पंडित चोल, ये सारी की सारी जो उपाधियाँ हैं चोल राजा राजेंद्र ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों जो अधिकांश चोलकालीन मंदिर है वो शिव, भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राजराज प्रथम द्वारा जो निर्मित तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित था। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी बन जाता है कि बृहदीश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है ये राजराज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों जो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी है वो इनमें से कौन थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये थी बादामी या वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। देखिए देखो पहले तो हम राष्ट्रकूटों की थोड़ा सा बात करें तो जो प्रारंभिक राष्ट्रकूट हुआ करते थे ये वादामी या जो वातापी के चालुक्य हुआ करते थे इनके अधीन सामंत हुआ करते थे। 760 ईस्वी में दंती वर्मा राष्ट्रकूट ने चालुक्य शासन
चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित कर मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर मान्यखेट तो कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो जहाँ तक हमारा आंसर है मान्यखेट होना चाहिए। यहाँ पर इस आंसर में आपका मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण किया था वो किया था कृष्ण प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाता है। महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। ये मंदिर जो है बेसर शैली में निर्मित है। तो किस निर्मित है, किस शैली में? बेसर शैली में। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँ। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहीं तक यहाँ पर रखें आज हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मॉडर्न, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो हम करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम इसी सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपका इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी इन दोनों की भी सीरीज़ लाएँ, ताकि उससे भी आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो ये सीरीज़ हमारी आप लोग जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो सीरीज़ के साथ, नए वीडियो के साथ, इस सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।